सभापति जी, इसके साथ एक और प्रश्न खड़ा हुआ है, विकास वर्सेस विनाश का। उत्तराखंड में विकास के नाम पर जो होड़ लगी है, प्रकृति से छेड़छाड़ करने की, पर्यावरण को प्रदूषित करने की, नदियों पर बांध बनाने की, ये उसका नतीजा है। हम किसके लिए विकास कर रहे हैं? हम अरबों खरबों रुपया खर्च करके विकास करते जाते हैं। प्रकृति एक दिन क्रोधित होती है और ऐसी विनाश लीला करती है कि सब कुछ तबाह कर जाती है। कब आंखें खुलेंगी हमारी? क्या इस त्रासदी के बाद भी नहीं? क्या इस आपदा के बाद भी नहीं? वहां एक धारी देवी का मंदिर है, उत्तराखंड की रक्षक कहा जाता है उनको। उत्तराखंड की रक्षक देवी धारी देवी, उन धारी देवी के ऊपर भी एक विद्युत परियोजना चल रही है, जिसमें धारी देवी को जलमग्न करने की योजना थी। हमारी पार्टी की नेत्री उमा भारती एड़ी चोटी का जोर लगा रही थी उस धारी देवी को बचाने के लिए। एक एक के घर जाती थी। आडवाणी जी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल लेकर के, मुझे साथ लेकर के प्रधानमंत्री जी के पास गई थी। पर्यावरण मंत्री से सैकड़ों बार मिली थी। हमें प्रधानमंत्री जी ने आश्वस्त किया, हमें पर्यावरण मंत्री ने आश्वस्त किया, किसी भी कीमत पे धारी देवी वहां से हटाई नहीं जाएंगी। धारी देवी की मूर्ति अलग है, मगर धारी देवी वो शिला है जिस शिला को बचाने के लिए हम कह रहे थे। लेकिन सभापति जी, आप जानते हैं ये मात्र संयोग नहीं है। मैं सदन के लोगों को बताना चाहती हूँ, उधर 16 जून को धारी देवी जलमग्न हुई। उसी दिन धारी देवी जलमग्न हुई और इधर केदारनाथ में जल प्रलय आया, जो ऐसा जल प्रलय आया जो हजारों जिंदगियों को लील गया, जो एक विनाश की लीला करता हुआ चला गया। हमारे शास्त्रों में एक श्लोक है, अपूज्याम यत्र पूज्यन्ते पूज्यानां तु व्यतिक्रमा त्रीणि तत्र भविष्यन्ति दुर्भिक्षम मरणम भयम। जहां अपूज्य लोगों की पूजा होती है मगर पूज्यों का तिरस्कार होता है, वहां 3 चीजें घटती हैं, अकाल, मौत और भय। ये वहां की पूज्या उत्तराखंड की रक्षक देवी धारी देवी का तिरस्कार हुआ और तीनों चीजें आ गई। लोग भुखमरी से भी मर रहे हैं, मौत का भी तांडव हो रहा है और भय भी वहां व्याप्त है। इसलिए मैं कहना चाहती हूं, ये जो विकास वर्सेस विनाश का प्रश्न है, ये आज मुंह बाए खड़ा है। वहां गंगा जी के ऊपर कितने बांध बन रहे हैं आप जानते हैं। योजना आयोग की चतुर्वेदी समिति ने गंगा, भागीरथी और अलकनंदा पर 70 बांधों की स्वीकृति दी है। 70 बांधों की। आज रेवती रमन जी यहां बैठे नहीं हैं, 2-2 बार चर्चा कराई है इस सदन में उन्होंने। हम सब सांसदों को साथ लेकर प्रधानमंत्री जी के पास जाते हैं। सभापति जी, गंगा हमारे लिए साधारण नदी नहीं है, गंगा हमारे लिए मां है। पता नहीं आप उस दिन थे सेंट्रल हॉल में कि नहीं, मुझे आश्चर्य मिश्रित हर्ष हुआ था। इतना हर्षित हुआ था मन, जापान के प्रधानमंत्री ने केंद्रीय कक्ष में संसद के दोनों सदनों के सांसदों को संबोधित करते हुए जब गंगा जी का नाम लिया था तो गंगा मैया कहा था। वो लोग हमारी भावना की कद्र करते हैं, वो हमारी आस्था की कद्र करते हैं। वो गंगा जी को गंगा मैया कहकर संबोधित करते हैं और हमारे लोग गंगा मैया को सुरंग में डालने की योजना बना रहे हैं। गंगा जी की धारा अविरल बहे, गंगा जी की धारा निर्मल बहे, इसके लिए हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं। लेकिन गंगा जी को जो लोग सुरंग में डालना चाह रहे हैं, उस उत्तराखंड के लोगों को इस तरह की आपदाएं सहनी पड़ रही हैं, जिसका शिकार पूरे का पूरा देश बनता है। इसलिए मैं आज यहाँ खड़ी होकर ये कहना चाहती हूँ, धारी देवी को पुनर्स्थापित करने का काम करिए। मैं यहाँ से मांग करती हूँ, गंगा मैया पर बनने वाले सारे बांधों को निरस्त करिए। जितना मर्जी पैसा उस पर खर्च हो चुका होगा, जो पैसा आपके राहत और पुनर्वास पे खर्च होने वाला है वो उससे कहीं कम होगा। जितना मर्जी पैसा खर्च हो गया हो, मत दिखाइए हमें वो एस्टिमेट्स, मत बताइए कि इतना पैसा खर्च हो गया। अमूल्य जिंदगियां जा रही, खत्म हो रही हैं। पूरे का पूरा उत्तराखंड आज विप्लव की कगार पर खड़ा है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूं, गृह मंत्री जी, गंगा मैया पर बनने वाले सारे बांध निरस्त कर दीजिए, धारी देवी को पुनर्स्थापित करिए।
उत्तराखंड को अगर बचाना है तो राहत और पुनर्वास तो अलग है, लेकिन जब तक घारी देवी का पुनर्वसन नहीं होगा तब तक आपका कोई राहत और पुनर्वास का काम पूरा नहीं हो सकेगा। सभापति जी, जहां तक पुनर्वसन और राहत के कार्य का सवाल है, हमारी पार्टी ने एक कमेटी बनाई थी जिसमें हमारे भाई सैयद शाहनवाज हुसैन यहाँ से मेंबर थे, भगत सिंह कोश्यारी जी सांसद वहाँ से मेंबर थे और उमा भारती जी उसका नेतृत्व कर रही थी। वो तीनों वहाँ गए थे, एक एक जगह जाकर देख कर आए। जो रिपोर्ट उन्होंने मुझे दी वो बहुत आश्चर्यजनक है। मैं राहत और पुनर्वसन के कार्यों को दो भागों में विभाजित कर रही हूँ, एक तात्कालिक कार्य और एक दीर्घकालिक कार्य। मैं आपको कहना चाहती हूँ, गृह मंत्री जी, चौंक जाएंगे आप कि क्या आपने दिया है और क्या वहां पहुंचा है। सभापति जी, वहां की सरकार ने गांवों को विस्थापित करके पुनर्वसन करने के लिए 8,000 करोड़ रुपया और रिकंस्ट्रक्शन के लिए 5,000 करोड़ रुपया, 13,000 करोड़ रुपया मांगा है। केंद्र सरकार ने उसके विरुद्ध 1,000 करोड़ की घोषणा की थी और उस 1,000 करोड़ के विरुद्ध 250 करोड़ रिलीज किए आपने, और वो 250 करोड़ पुरानी आपदा जो आई थी उसके बकाया थे, वो 250 उसमें एडजस्ट हो गए हैं, 0 पैसा बचा है आपदा कार्य के लिए। 1 पैसा आज उनके पास आपदा और राहत कार्य करने के लिए नहीं है। इसी तरह बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को, BRO को आपने 300 करोड़ रुपए रिलीज किए थे, 270 करोड़ रुपए उनके बकाया थे पिछले, वो एडजस्ट करने के बाद मात्र 30 करोड़ रुपए बचे हैं उसके पास। 30 करोड़ रुपए में आप कौन सी सड़कें बना देंगे वहां। तीसरा, खच्चर के लिए 10,000 रुपए केंद्र ने और 15,000 रुपए राज्य सरकार ने देने की घोषणा की है। खच्चर 70-80 हजार रुपए से कम में नहीं आता। आपके 15,000 लेकर वो क्या करेंगे? एक आदमी भी एक खच्चर वहां से खरीद नहीं सकेगा। चौथा, वहां का पर्यटन पूरी तरह समाप्त हो गया है सभापति जी, और पर्यटन समाप्ति में वहां के मुख्यमंत्री के बयान की बहुत बड़ी भूमिका है। आप जानते हैं वहां के मुख्यमंत्री ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है उत्तराखंड की ओर मुंह मत करना, और अगर कोई आए तो अपने जिम्मेदारी पर आए, हम उसकी कोई सुरक्षा नहीं कर सकते। ऐसा बयान मुख्यमंत्री देते हैं। आप जानते हैं कि आज भी अभी उत्तराखंड में मसूरी, धनौल्टी, आली, रानीखेत, अल्मोड़ा, कौसानी, रामगढ़, हरिद्वार और नैनीताल ऐसे पर्यटक स्थल हैं जिस पर आपदा का कोई असर नहीं है। इसलिए अगर पर्यटकों को वहां आने दिया जाए तो उनकी अर्थव्यवस्था बहाल हो सकती है। लेकिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, मैंने कहा ना, वैसे ही सुस्त मार का है, वो तो चाहते ही नहीं कि कोई आए। वो कह रहे हैं कोई मुंह मत करना उत्तराखंड की तरफ। वहां का पर्यटन पूरी तरह समाप्त हो गया। आज भी बद्रीनाथ में गृह मंत्री जी 1,000 वाहन फंसे हुए हैं जिसके विरुद्ध उन्होंने ऋण लिया हुआ, उनके लिए रोजी रोटी का संकट खड़ा है। उस ऋण की माफी की भी मैं आपसे आज अनुरोध करती हूं कि उस ऋण को भी आपको माफ करना। ये सब उस रिपोर्ट में से निकला। होटल, दुकानें खोलने के लिए बैंकों से लोगों ने ऋण ले रखे हैं, उन ऋण की माफी के लिए भी मैं आपसे अनुरोध करती हूँ। और सबसे अधिक किल्लत गैस की है। होटल और दुकानें बंद हो गए। केंद्र सरकार कहती है राज्य सरकार प्रस्ताव भेजे तो हम देंगे। मैंने कहा ना, राज्य सरकार तो ऐसी सुस्त मार का है, वो प्रस्ताव ही नहीं भेज रही। राज्य सरकार प्रस्ताव भेजेगी नहीं, आप गैस देंगे नहीं, तो किस तरीके से वो होटल और दुकान खुलेंगे? राज्य सरकार के प्रस्ताव की अपेक्षा मत करिए, राज्य सरकार को तो बर्खास्त कर दीजिए, अपने नीचे ले लीजिए उत्तराखंड को। सभापति जी, आपदा पीड़ितों की राशि के नाम पर 1 रुपया भी किसी को नहीं मिला, 1 रुपया भी। ये जितने नाम मैंने अपने यहाँ बताए ना, रायसेन जिले के 10, विदिशा के 23, नसरुल्लागंज के 23, उनको मध्य प्रदेश सरकार ने 2-2 लाख रुपया अपनी तरफ से दिया है। आपने कहा है 3.5 लाख रुपए आप देंगे, उत्तराखंड ने कहा था कि 3.5 वो देंगे, ऐसे 7-7 लाख रुपए उन्हें मिलने थे। अब उत्तराखंड ने तो हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा केंद्र सरकार दे और राज्य सरकारें जितना देना है दे। लेकिन केंद्र सरकार, हाँ,
तमिलनाडु गवर्नमेंट, that you will speak. राज्य सरकारों ने अपनी अपनी ओर से जो देना था वो दिया है। हमारे यहाँ 2-2 लाख उन्होंने दे दिया। अगर उत्तराखंड सरकार और नहीं देगी तो बकाया भी हम दे देंगे। लेकिन आप 3.5 लाख जो देने वाले हैं, 3.5 कौड़ी भी नहीं दिया आपने अभी तक, 3.5 कौड़ी भी। और मैंने आपसे कहा ना, आपके पास आंकड़ा ही नहीं है, आप देंगे कहां से? पहले आप आंकड़ा जुटा लीजिए और ये पैसा देना शुरू करिए। वो लोग कहां तक इंतजार करेंगे? एक पैसा भी आपदा राहत राशि के नाम पर अभी तक आपने दिया नहीं। और एक और बात सभापति जी मैं कहना चाहती हूँ गृह मंत्री जी को कि ढाबा, खोमचे और चाय की दुकानों का मुआवजा एनडीआरएफ में इसका कोई प्रावधान नहीं है। अगर ये दुकानें खत्म हो जाती हैं तो इसका कोई प्रावधान नहीं है। गृह मंत्री जी, इन मानकों को बदलवाइए। वहां लोगों ने ढाबे खोल रखे थे, खोमचे थे, चाय की दुकानें थी। अगर ये मानक नहीं बदले जाएंगे तो 1 रुपया भी उन्हें नहीं मिलेगा। इसलिए ये मानकों को भी बदलवाइए। और 10वीं बात, 256 गांव आज भी वहां सड़क मार्ग से वंचित हैं। इसलिए ना खाद्यान्न पहुंच पा रहा है, ना कोई मेडिकल एड पहुंच पा रही है, ना पेयजल पहुंच पा रहा है। इन 256 गांवों की जिनकी कनेक्टिविटी खत्म हो चुकी है, वहां जल्दी से जल्दी सड़क मार्ग बनवा करके उनके साथ कनेक्टिविटी जोड़िए ताकि उनको खाद्यान्न और पेयजल दिया जा सके। इसके साथ मैं कुछ दीर्घकालिक उपायों की बात कर रही हूँ। गृह मंत्री जी, थोड़े पन्ने मत पलटिए, मेरी बात सुन लीजिए। नहीं, ये ज्यादा जरूरी है, ध्यान से सुनिए। नहीं, इसको बंद कर दीजिए, मेरी बात सुनिए। मैं इसलिए कह रही हूँ कि दोबारा आपदा ना आए, इसलिए कह रही हूँ। ये दीर्घकालिक जो उपाय हैं ये इसलिए हैं कि ऐसी आपदा दोबारा ना आए। उसके लिए हमको क्या करना चाहिए? एक तो पूरे उत्तराखंड की जीआईएस मैपिंग करवाइए। जीआईएस मैपिंग से आपको ये पता चल जाएगा कहाँ सड़क है, कहाँ हेलीपैड है, कहाँ हॉस्पिटल है, कहाँ स्कूल है। और ये जीआईएस मैपिंग की सीडी बनवा लीजिए जो हर अधिकारी के पास होनी चाहिए, ताकि कल को खुदा न खास्ता अगर कोई दोबारा आवश्यकता पड़ती है तो उनको ढूंढेर ना मचानी पड़े। क्योंकि जो अधिकारी आए थे वहाँ, जो उस समय भी लगे थे, वो कोई उत्तराखंडी नहीं था। ज्यादातर लोग दक्षिण महाराष्ट्र, गुजरात से आए हुए लोग थे। अब उन लोगों को पता भी नहीं था, वो 3-3 महीने पहले लगे थे वहाँ, उन्हें जगह की भी मालूम नहीं थी। अगर सीडी होगी उनके पास जीआईएस मैपिंग की तो केवल उसी से वो ये अंदाज लगा लेंगे कि कहाँ स्कूल, कहाँ सड़क, कहाँ हेलीपैड। तो एक तो जीआईएस मैपिंग करवाइए। दूसरा, जब यात्रा शुरू हो तो हर यात्री का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से करवाइए और उसको एक माइक्रोचिप दीजिए ताकि उसकी लोकेशन का पता लग सके। अगर आपको ढूंढना हो तो माइक्रोचिप से ये पता लग जाए कि उसकी लोकेशन क्या है। तीसरा, आप वहां के सभी गांवों में पक्के हेलीपैड बनवा दीजिए। पता नहीं आपदा कहाँ आती है, कहाँ से जाना पड़ता है। ये जो उसी समय वो लोग हेलीपैड बनाते हैं, ये जो हेलीपैड कच्चा बना था उससे ही एक पहला हेलीकॉप्टर गिरा था। ये जो क्रैश हुआ जिसमें 20 लोग मरे, उससे पहले भी एक हेलीकॉप्टर गिरा था क्योंकि हेलीपैड कच्चा था। तो सभी गांवों में पक्के हेलीपैड बनवा दीजिए। और एक, हर जिलाधिकारी के पास वहां सैटेलाइट फोन्स होने चाहिए। आपने इसमें लिखा सैटेलाइट फोन्स दिए, कब दिए? आपदा के बाद आपने सिंगापुर और हांगकांग से मंगवाए। मैं यही आपसे कह रही हूँ कि यात्रा की कोई पूर्व तैयारी नहीं थी। क्या सैटेलाइट फोन्स इस तरह की यात्रा में उत्तराखंड में नहीं होने चाहिए थे? आपने ऑर्डर दिया, मंगवाए, मंगवाने के बाद दिए। सैटेलाइट फोन्स वहां उपलब्ध रहने चाहिए, वहां सैटेलाइट फोन्स दीजिए। और ऑल वेदर रोड्स बनाइए। देखिए, चाइना 25 किलोमीटर पे लगता है, वहां ऑल वेदर रोड्स हैं। अब ऐसी तकनीक तो है नहीं जो चाइना को मिल सकती और हमें नहीं मिल सकती। आखिरकार अगर इतनी बड़ी आपदा का हम लोगों ने सामना किया है, इतनी बड़ी आपदा का, उसमें सबसे बड़ी चीज थी नॉन कनेक्टिविटी। हम जा नहीं पा रहे, केवल एयर ड्रॉपिंग कर पा रहे हैं, और वो भी क्योंकि मौसम खराब है तो हेलीकॉप्टर जा नहीं पा रहा। ऑल वेदर रोड्स अगर चाइना ने बनाई है तो वही तकनीक जापान से लीजिए, चाइना से लीजिए, लेकिन वो टेक्नोलॉजी लेकर के ऑल वेदर रोड्स बनाइए। इसलिए अगर ऑल वेदर रोड्स बनी होंगी, हेलीपैड सब गांवों में होंगे, जिलाधिकारियों के पास सैटेलाइट फोन्स होंगे, उनके पास जीआईएस मैपिंग होगी और यात्रियों के पास माइक्रोचिप होगी, तो कभी भी अगर इस तरह की चीज सामने आ जाए तो उसका हम कहीं ज्यादा दुरुस्तगी के साथ सामना कर सकते हैं। इसलिए ये जो मैंने दीर्घगामी उपाय आपको कहे हैं, ये सारे उपाय आप नोट कर लीजिए और ये उपाय करिए। लेकिन मैं आपसे फिर कह रही हूँ
कि आपकी सरकार ने ना तो यात्रा की पूर्व तैयारी की, ना यात्रियों को अलर्ट किया, ना यात्रा के दौरान संवेदनशीलता दिखाई। आपको मालूम है राज्य सरकार ने कहा था कि 2-2 हजार रुपए हम हर यात्री को देंगे। राजस्थान की एक महिला का इंटरव्यू मैंने देखा, उसने कहा कि अधिकारी यहाँ बेचे हैं 2000 की जगह 200 रुपए और 500 रुपए दे करके उसके ऊपर हम लोगों से साइन करवा रहे हैं 2000 के। ये जो मैंने कहा था कि राज्य सरकार की अकर्मण्यता और लुटेरों की संवेदनहीनता की पराकाष्ठा थी, वो इन्हीं चीजों के कारण कहा था कि अगर शवों की उंगलियां काट के अंगूठियां निकाली जाएंगी, अगर मृतक देहों से गहने उतारे जाएंगे, शवों को अधजला छोड़ा जाएगा, तो जिन पराकाष्ठाओं की बात की है मैंने, उन पराकाष्ठाओं को अपने तथ्यों से पुष्ट करने का काम भी किया है मैंने, और सुझाव देने का काम भी किया है। मैं चाहूंगी कि इस चर्चा को अगर सार्थक आपने बनाना है तो इन तमाम चीजों को दर्ज करिए और इसकी पुनरावृत्ति ना हो। लेकिन जो बात मैंने कही है कि गंगा जी के ऊपर बनने वाले सारे बांध निरस्त करिए, धारी देवी को पुनर्स्थापित करिए, और मैं धारी देवी के सामने प्रार्थना करते हुए कि मैया ऐसी आपदा कभी उत्तराखंड में क्या पूरे देश में कहीं किसी को ना झेलनी पड़े, ये निवेदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। आप धारी देवी को पुनर्स्थापित कर दीजिए।